Hello students. So in the previous video I have discussed about the definition of democracy, differentiate between the democratic and non-democratic form of government, features of democracy, merits and demerits of democracy. In this video I will explain some stories related to the non-democratic countries. Through these stories, you will understand about the features of democracy very easily. So let's start. Major decision by elected leaders. It is the main feature of democracy. So I will start with Pakistan. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999 and overthrew democratically elected government and became president of the country. पाकिस्तान में अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो कि मिलिट्री कॉप थे, उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाहर निकाल दिया। मींस वहाँ पर इलेक्शन हुए, उसके थ्रू लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, तो परवेज़ मुशर्रफ जी ने उस गवर्नमेंट को निकाल दिया एंड बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, और अपने आप को वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया। But after some time, he changed their designation एंड बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। लेकिन थोड़े टाइम बाद उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को चेंज करके चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह अब वो क्या बन गए थे, पाकिस्तान के प्रेजिडेंट। In 2002, he held a referendum in the country which was based on malpractices and fraud, guaranteed him a 5-year extension. आपको पता है जैसे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उन्होंने 2002 में रेफरेंडम मींस रेफरेंडम में का मतलब होता है उन्होंने एक नाम के लिए बस इलेक्शन करवाए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि चलो लोगों को लगेगा कि हाँ लोगों ने मुझे चुना है, और वो उन्होंने अपने जो टाइम पीरियड को 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करवा लिया। लेकिन उन्होंने इस इलेक्शन को जीतने के लिए माल प्रैक्टिस, फ्रॉड, डर्टी ट्रिक्स का यूज़ किया ताकि वो इलेक्शन को जीत जाएं। तो एक तरीके से इसमें लोगों ने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं किया, किसने, उन्होंने अपने आप को ही करवाया। So, after passing a law, legal framework order which gave the president power to dismiss the national and provincial assemblies. अभी मैंने आपको कहा जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किए और एक ऑर्डर पास किया जिसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट की पावर है वो चेंज हो गई है, वो कभी भी नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को जो है डिसमिस कर सकता है। ये अब प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो कभी भी उन्हें चेंज कर सकता है या डिसमिस कर सकता है। तो दिस इज़ द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, दिस इज़ द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। क्लियर? So in case of Pakistan had elections, elected representative have some powers, but the final power rests with military officers and General Pervez Musharraf himself. अब पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए, लेकिन वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भी इलेक्ट किए गए, लेकिन मेनली पावर किसके हाथ में थी, वो या तो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास थी या फाइनली जो थी वो किसके पास थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जी के पास थी। मतलब अगर उन्हें कंट्री से रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेना होता था तो वो कौन लेता था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ। वो ये नहीं देखते थे कि पीपल इंटरेस्ट क्या है, लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो इस चीज़ को, और ना ही वो सिटीजन्स की जो डिग्निटी है उनको लेकर चलते थे, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेते थे। सो दिस शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो इसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके हाथ में होती है, जो पीपल द्वारा इलेक्ट किए गए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आपको पता लग गया कि पाकिस्तान में एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इलेक्शन वहाँ पर भी हो रहे हैं जो कि डेमोक्रेसी का एक पार्ट है, लेकिन जिस तरह से वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं उन्हें हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंसीडर नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड स्टोरी। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। आपको पता है डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं। तो यहाँ हम चाइना कंट्रीज की बात करते हैं।
In China, elections are regularly held after 5 years for electing the country's parliament called National People Congress. चाइना में हर 5 साल के बाद रेगुलरली, जैसे हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं वहाँ भी इलेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, लोकसभा मेंबर्स के लिए, राज्यसभा मेंबर्स के लिए, तो वहाँ पर उनके पार्लियामेंट का नेम है नेशनल पीपल कांग्रेस. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस द कैंडिडेट नीड द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. अब वहाँ की एक मेन पार्टी थी जिसका नाम था चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. तो लोग अगर कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता था तो सबसे पहले उन्हें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना पड़ता था, तब वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता था, अदरवाइज़ वो नहीं खड़ा हो सकता था. लेकिन ऐसा तो नहीं है. अगर डेमोक्रेसी होगी तो वहाँ पर तो कोई भी एक एक आम इंसान, एक कॉमन पीपल भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, उसको किसी के परमिशन की, अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है. लेकिन चाइना में ऐसा था. सो द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. अब जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पार्टी के ही मोस्टली मेंबर्स जो थे ऑल ओवर चाइना जो थे वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते थे. तो जब ओवरऑल इसी पार्टी के ही मेंबर वहाँ पर खड़े हैं और ये पार्टी जो है पावर में है, तो ऑलरेडी यही पार्टी जो थी हमेशा गवर्नमेंट फॉर्म करती थी, क्योंकि हमेशा यही पार्टी जीत जाती थी इलेक्शन में. लोग अपनी चॉइस से तो कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पास चॉइस ही नहीं होती थी किसी दूसरे को इलेक्ट करने की. सो देयर इज़ नॉट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन चाइना. Now Mexico. Mexico holds elections after every 6 years to elect its प्रेसिडेंट. मैक्सिको में हर 6 साल के बाद अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस होते हैं. बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय द पार्टी कॉल्ड PRI, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. नॉर्मली तो हम, अगर हमें फुल फॉर्म करनी होती है तो हम P से स्टार्ट करेंगे, पहले P फिर R फिर I. लेकिन यहाँ पर इस पार्टी का नाम पीछे से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट से. पहले I फॉर इंस्टीट्यूशनल, R फॉर रेवोल्यूशनरी और P फॉर पार्टी. सो 2002 के बाद से हर इलेक्शन जो थी सिर्फ ये PRI ही जीत जाती थी. ऑपोजिशन पार्टी डिड नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन एज PRI वॉज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन. जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट तो करती थी, लेकिन वो कभी भी विन नहीं कर सकती थी, जीत ही नहीं सकती थी, क्योंकि PRI इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करती थी. सो बोथ द केस शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी. तो हमने जो दो स्टोरीज यानी चाइना और मैक्सिको की हमने जो पढ़ी है, उससे हमें क्या लग रहा है कि इन दोनों केसेस में ही डेमोक्रेसी नहीं है. बिकॉज डेमोक्रेसी का सेकेंड फीचर क्या है? डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग. कि डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन किए जाते हैं, किसी को किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती. एक कॉमन पीपल भी, एक कॉमन सिटीज़न भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है. और अगर वो आज करंटली पावर में है तो उसका फेयर चांस है कि अगर वो पीपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा तो उसको नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा गवर्नमेंट फॉर्म करने का. क्लियर? नेक्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसके बारे में कि इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर इज़ 1 पर्सन गिव 1 वोट एंड इट्स वोट हैज़ सेम वैल्यू एज अ rich person and the poor person. So here I will tell you about the Saudi Arabia. In Saudi Arabia women do not have right to vote. Saudi Arabia में women को right करने का वोट नहीं है, नहीं था कह सकते हैं, क्योंकि अब 2015 से उन्हें वोट करने का राइट मिल चुका है. नेक्स्ट है एस्टोनिया. Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belong to Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब एस्टोनिया में क्या है कि वहाँ पर हमें, अगर हम कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो हमें वहाँ की सिटीजनशिप लेनी, अगर हम वहाँ रह रहे हैं तो हमें उसकी वहाँ की नागरिकता लेनी पड़ेगी. जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें यहाँ की सिटीजनशिप मिली हुई है, हमें यहाँ के नागरिक बोला जाता है. लेकिन अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ पर उस कंट्री की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है.
तो इसी तरह से एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी थी उनको सिटीज़नशिप के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए थे, उनको ईजिली जो थी सिटीज़नशिप नहीं मिल सकती थी। दूसरा, अगर सिटीज़नशिप ही नहीं होगी तो उनको वोट करने का राइट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया कि वोट करने का राइट ही नहीं मिल रहा है, जबकि लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको कि उनको सिटीज़नशिप ही नहीं मिल रही। नेक्स्ट है इन फिजी। In Fiji, the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. अब इलेक्टोरल सिस्टम में जैसे कहा कि हर पर्सन जो वोट देगा उसकी सेम वैल्यू होगी, चाहे वो रिच है, चाहे वो पुअर है, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, अगर वो उस देश में रह रहा है। लेकिन फिजी में क्या है, जो तो इंडिजीनियस फिजी हैं, इंडिजीनियस का जो लोग वहीं के रहने वाले हैं उनकी वोट को तो वन वैल्यू मिल रही है। लेकिन अगर इंडिया से जो लोग जाकर फिजी में रह रहे हैं, जिनको बोला जाता था इंडियन फिजियन, तो उनकी वोट की वैल्यू क्या थी, हाफ। तो जो फिजी सिटीजन हैं उनके वोट की वैल्यू वन है, और जो इंडियन फिजियन है उनके वोट की वैल्यू हाफ कंसीडर की जाती थी, इक्वल कंसीडर नहीं की जाती। सो इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन को वोट करने का राइट है। अडल्ट मीन्स 18 और 18 ईयर से अबव एज ग्रुप के सिटीजन्स, एंड हर वोट को इक्वल वैल्यू दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कानून को फॉलो करना और दूसरों के अधिकारों की सम्मान करना। Since independence, Zimbabwe ruled by ZANU-PF. ZANU-PF is the name of a party. The full form of ZANU-PF is Zimbabwe African National Union Patriotic Front. आज़ादी के बाद से जिम्बाब्वे पर हमेशा ZANU-PF का ही रूल रहा। Its leader Robert Mugabe has been ruling the country. He is popular but also uses unfair practices in election. ZANU-PF के जो लीडर थे वो थे रॉबर्ट मुगाबे। वो ही कंट्री पर रूल कर रहे थे और वो पॉपुलर थे। पॉपुलर इसलिए थे कि इंडिपेंडेंस का मतलब है, जिम्बाब्वे को जब आज़ाद कराया गया था वाइट माइनॉरिटी से, तो वहाँ पर इस पार्टी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उनको स्ट्रगल की थी जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो लोगों में ये पॉपुलर थे क्योंकि इन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई थी जिम्बाब्वे को। लेकिन जब जैसे ही पावर इनके हाथ में आए, इन्होंने भी इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सो इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वन बाय द ZANU-PF। इलेक्शन हर बार होते और यही पार्टी विन करती। सो ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हरास्ड एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। और जो ऑपोजिशन पार्टी थी, अगर वो ट्राई भी करती थी जीतने के लिए, तो उनकी जो वर्कर्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, और अगर वो मीटिंग्स करते थे तो उनको भी डिसरप्ट कर दिया जाता था, उनकी मीटिंग कंप्लीट ही होने नहीं दी जाती थी, बीच में ही रोक दिया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन गवर्नमेंट के खिलाफ, या रैलीज जो लोग थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ निकालते थे, तो उनको आपराधिक माना जाता था, इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता था। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड गिव ओनली रूलिंग पार्टीज वर्जन। जो मीडिया थी वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, और उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि आप सिर्फ रूली पार्टी वर्जन ही दिखाएंगे, ऑपोजिशन पार्टी वर्जन आप मीडिया में कहीं भी कुछ भी शो नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऑपोजिशन पार्टी आ जाती तो लोगों को समझने का मौका मिलता, तो वो वोट ही ना करते ZANU-PF को, तो उन्होंने मीडिया को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। सो इन दिस केस गवर्नमेंट इज नॉट डेमोक्रेटिक एज देयर इज नो सिटीजन्स बेसिक राइट्स, नो पॉलिटिकल ऑपोजिशन, नो जुडिशरी। तो इस केस में गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना तो सिटीजन्स को उनके राइट्स मिले हैं, ना राजनीतिक तौर पर कोई ऑपोजिशन पार्टी है, और ना ही जुडिशरी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। क्योंकि ZANU-PF जो था वो कोर्ट की जजमेंट को भी नहीं मानता था। वो जो थे जज को भी प्रेशराइज करते थे कि आज जो जजेस हैं वो उन्हीं की पार्टी के फेवर में जो है जजमेंट दें। सो हियर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए कानूनों को फॉलो करती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। क्लियर? तो यहाँ इन स्टोरी से आपको क्लियर हो गया कि नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में
क्या डिफरेंस है। नाउ द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग को पढ़ते हैं। लेट अस रीड दीज 5 स्टेटमेंट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ब्रॉडर सेंस। एक बड़े पैमाने पर हम डेमोक्रेसी की मीनिंग को पढ़ते हैं। First, we are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much my father's. हमारी जो फैमिली है वो डेमोक्रेटिक फैमिली है और जो भी डिसीज़न लिया जाता है हम सब मिल बैठ कर लेते हैं और सबकी व्यूज़ जो है वो उनको सुना जाता है। मेरा ओपिनियन भी उतना ही मैटर करता है जितना कि मेरे फादर का। तो इसका मतलब है यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब क्या बताया जा रहा है, सबको इक्वल समझा जा रहा है, सबको इक्वल राइट मिले हैं, अपने व्यूज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है अपनी बात कहने के लिए। सेकंड है, आई डोंट लाइक टीचर्स हु डोंट अलाउ द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। मुझे वो टीचर्स अच्छे नहीं लगते जो स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं करते बोलना और क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछना। मुझे वो टीचर अच्छे लगते हैं जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट को फॉलो करते हैं। मीन्स कि वो सबको इक्वल समझते हैं और सभी को बोलने का मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, यानी कि फ्रीडम टू स्पीच जो है वो उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है, वन लीडर एंड हिज फैमिली डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी, हाउ कैन दे टॉक टू डेमोक्रेसी। अगर जो एक लीडर रूल कर रहा है, अगर हमेशा उसी लीडर और उसी पार्टी ही सिर्फ डिसीजन लेगी, किसी और को मौका ही नहीं मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन अ डेमोक्रेसी पीपल टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी डिसीजन लेना है लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू अ कंट्री व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। एक सच्ची डेमोक्रेसी, एक सच्चा लोकतंत्र तभी देश के अंदर आएगा जब कोई भी इंसान, कोई भी सिटीज़न जो है भूखे पेट सोने नहीं जाएगा, कि जो गवर्नमेंट है वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लोगों की उनको प्रॉपर ध्यान दे। So, in a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. So, democracy में हर citizen को equal रोल मिला है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। सो इन द एंड फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट्स टू वोट। तो इसके लिए डेमोक्रेसी में सिर्फ हमें एक वोट करने का राइट की ज़रूरत ही नहीं है। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड लॉट्स ऑफ कमिटमेंट। तो हर सिटीज़न को ये ज़रूरत है कि उन्हें इक्वल इन्फॉर्मेशन मिले कि गवर्नमेंट जो है उनके लिए क्या रूल बना रही है, क्यों बनाया गया है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हैं वो ये ना हो कि सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में रहें या रिच पर्सनस के हाथ में रहें। पुअर पीपल को भी उतना ही चांस मिलना चाहिए, उसको भी इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एंड लॉट्स ऑफ कमिटमेंट कि गवर्नमेंट जो है लोगों के अच्छे के लिए क्या क्या काम करती है, उनके बेनिफिट के लिए ही काम करे, अपने बेनिफिट के लिए नहीं। सो आई होप आपको ये चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी क्लियर हो गया होगा।